हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा। जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं उसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कई सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोगों ने लगा लिए हैं, टोटल 3 लेक्चर लगा लिए हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि एक हम लोग साथ साथ में लेक्चर भी करते चल रहे हैं और उसी के साथ साथ एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड पढ़ते भी चल रहे हैं। मतलब आप एक बार लेक्चर लगा के देखोगे, अगर आपको एनसीईआरटी रीड करने में कोई सा भी प्रॉब्लम आता है तो ऐसा कोई लाइन नहीं होगा जो कि आपको एनसीईआरटी का नहीं समझ में आएगा वो वीडियो देखने के बाद। अगर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है तो भी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज अगर आपको लेक्चर से देखना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो अगर एनसीईआरटी देखना है। और अगर आपको नोट्स बनाना है, प्रॉपर हर एक चीजों को एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से समझना है तो वो आप इस वीडियो से देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए इस तरीके से तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको इस तरीके का प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि एनसीईआरटी में है बट नोट्स में नहीं है। और प्लस जो भी चीजें एक्स्ट्रा मुझे लगता है कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वो सारी चीजें आपको नोट्स से मिलती चली जाएंगी। तो हर एक चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मिल जाएगा। और अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो तो इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सेल में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली हैं, तो अभी जो करना है वो हम लोग करेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स उसमें प्रेजेंट है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में हम लोग यहाँ पे थे। देखो एनसीईआरटी में इस तरीके से मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये जिस तरीके से कलरफुल दिख रहा है ना, हर एक लाइन का अर्थ आपको समझाया जाता है। तो अगर बात की जाए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, क्यों उसका नाम ऐसे दिया गया है, कुछ ऑर्गेनेल्स को ही क्यों उसमें कंसिडर किया गया, तो आप समझो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक यूकैरियोटिक सेल होती है, ठीक। हम लोगों ने कोई सा भी देखा, यूकैरियोटिक सेल देखा, प्रोकैरियोटिक सेल देखा, ठीक है। साइटोप्लाज्म तो सब में प्रेजेंट था। तो ये आपकी है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये है आपकी यूकैरियोटिक सेल, करेक्ट। तो इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपका क्या था, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपका पूरा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था। अब इसी साइटोप्लाज्म में आपके कई सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे, मतलब आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका लाइसोसोम हो गया, आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, आपका ईआर, हर एक चीज आपका इसी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ ऑर्गेनेल्स हैं, जब सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं तो कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं साइटोप्लाज्म के जिनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। मतलब आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझो कि एक कोई काम कर रहा होगा, वो दूसरे वाले को अपना प्रोडक्ट देगा, तो दूसरा वाला उसको मॉडिफाई करके कुछ और बना के फिर आगे ट्रांसफर कर देगा। आप समझे कि मतलब उनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं। एक काम मतलब कोई भी चीज वो अकेले नहीं कर पा रहा है। एक काम एक ऑर्गेनेल ने कुछ बना के दिया, वो दूसरे ऑर्गेनेल के पास गया, दूसरे ऑर्गेनेल ने सेम सब्सटेंस को मॉडिफाई किया, उसमें कुछ चेंज किया, फिर या तो वो सेल के पास भेज दिया या तो बाहर भेज दिया। अब समझ में आया कि फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हैं। जिन भी ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं उन्हीं को रखा जाता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या समझे हम लोग कि ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि एक है ऑर्गेनेल है, वो एक सब्सटेंस बना के दिया, वो सब्सटेंस दूसरे ऑर्गेनेल के पास जाएगा, वो ऑर्गेनेल उसी सब्सटेंस को मॉडिफाई करेगा, फिर आगे ट्रांसफर कर देगा। मतलब फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो जिन भी ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं उनको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रखा जाता है। किसमें? उनको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रखा जाता है। और टोटल ऐसे आपके पास 4 ऑर्गेनेल्स हैं। एक होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका गोल्जी बॉडी, जीबी मींस गोल्जी बॉडी मैंने लिखा है, और ईआर मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है आपका लाइसोसोम और एक होता है आपका वैक्यूल, ठीक है। एक होता है आपका वैक्यूल। ईजीएलवी से आप याद कर सकते हो, वैसे ये सबको याद रहता है, अदरवाइज आप ईजीएलवी से याद कर लो। कौन कौन सा है? एक आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। टोटल 4 ऑर्गेनेल्स थे। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं रखा गया, क्लोरोप्लास्ट को नहीं रखा गया। इन सारे ऑर्गेनेल्स को इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि उनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं थे। सिंपल सी एक लाइन है, जिनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हैं उनको रखा जाएगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, जिनके नहीं है उनको नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑर्गेनेल्स जिनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं उनको कंसीडर किया जाता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि मान लो कोई ऑर्गेनेल है, वो ऑरेंज कलर का सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। कोई भी ऑरेंज कलर का, सिर्फ समझाने के लिए मैंने रखा है। ऑर्गेनेल है, वो ऑरेंज कलर का सब्सटेंस बनाया, वो सब्सटेंस दूसरे ऑर्गेनेल के पास गया। अब इस ऑर्गेनेल ने क्या किया? अब इस ऑर्गेनेल ने उसी सेम सब्सटेंस को, ये जो ऑरेंज वाला सब्सटेंस था, इसको स्काई ब्लू में मॉडिफाई कर दिया। ये मॉडिफाई कौन किया है? पहला ऑर्गेनेल या दूसरा ऑर्गेनेल? तो मॉडिफाई कौन किया? मॉडिफाई किया है आपका दूसरा ऑर्गेनेल। फिर वापस से ये किसी और ऑर्गेनेल के पास
चला जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक ऑर्गेनेल ने कुछ बनाया, वो दूसरे ऑर्गेनेल के पास गया, दूसरे ऑर्गेनेल ने उसको मॉडिफाई करके कुछ और बनाया, फिर वो वापस से किसी और ऑर्गेनेल के पास चला गया। मतलब इनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं। तो जिनके भी फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होंगे उनको कहां रखा जाएगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल आते हैं, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है इसलिए उसको ईएमएस में रखा गया है। इतना समझ में आ गया। अब एक बात आप समझो कि देखो, जैसे ये मान लो ये है आपकी पूरी यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये आपकी यूकैरियोटिक सेल है। इस यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पे आपका होगा डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। अब इसी डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस में, एक मिनट, इसी डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, करेक्ट है ना। डायग्राम में बहुत ज्यादा मत जाना, बस समझने पे ध्यान देना। तो फिर क्या होता है कि यहां से इसी जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, तो बाहर ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, तो इसी आउटर मेम्ब्रेन से आपकी लगी होती है ईआर, ठीक है, इसी आउटर मेम्ब्रेन, ये दिख रहा है आउटर मेम्ब्रेन ही, तो आउटर मेम्ब्रेन से कौन लगी है, आउटर मेम्ब्रेन से आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगी हुई है। अब इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपके प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे क्या प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट है आपका राइबोसोम। राइबोसोम कौन सा प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है आपका एटीएस। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उसमें 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे राइबोसोम एटीएस प्रेजेंट है, रफ ईआर के पास। तो जैसे देखो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, ये आपका ईआर है, ठीक है, ईआर में आपको कौन से प्रेजेंट है, राइबोसोम। ईआर में आप देखोगे आपको दो तरीके का आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हो। जहां पे आपको राइबोसोम दिखेगा, जहां पे राइबोसोम है, ऑब्वियस है अगर ये सरफेस है, इसके ऊपर आप कोई भी चीज ला के रख दोगे तो ये सरफेस स्मूथ नहीं रह जाएगी, रफ हो जाएगी। तो जहां पे भी आपको राइबोसोम दिखेगा, अब वो आरईआर ना होके, सॉरी, अब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना होके, अब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। और कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे आपके राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, तो वो मैंने अलग से आपको बना के बताया है कि जैसे मान लो यहाँ पे ये है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको कोई भी इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, ये है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ पे राइबोसोम अब्सेंट होते हैं, ठीक, स्मूथ पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो आउटर सरफेस होती है, आउटर सरफेस पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये अलग नहीं होता, ये यहीं पे लगा होता है, सिर्फ आपको समझाने के लिए अलग बनाया गया है। तो आउटर मेम्ब्रेन से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जिस सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिस सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसको रफ ईआर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, उसको रफ ईआर बोला जाता है, मतलब आरईआर उसको बोला जाता है, क्योंकि उस पर राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम किस टाइप के, राइबोसोम आपके एटीएस टाइप के प्रेजेंट है। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है, जिसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, या इसी को एसईआर भी बोला जाता है। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे प्रेजेंट है आपका राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट है तो मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होगी, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होगी। तो प्रोटीन की सिंथेसिस कहां हुई, रफ ईआर पे या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हुई ना। जहां राइबोसोम प्रेजेंट होगा, सिंपल से समझो, अगर राइबोसोम कहीं पे प्रेजेंट है, राइबोसोम है तो मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। और राइबोसोम कहां प्रेजेंट है, राइबोसोम रफ ईआर पे प्रेजेंट है ना। राइबोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं प्रेजेंट होते, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो यहाँ पे राइबोसोम अब्सेंट थे। अगर राइबोसोम अब्सेंट है तो मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे सिंथेसिस होती है लिपिड की। किसकी, यहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस होती है, साथ ही साथ कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बनते हैं, ये सब हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो मोटा मोटा समझो, न्यूक्लियस है, आउटर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगी हुई है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की, आरईआर, एसईआर। आरईआर वो होगी जिसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच होंगे, राइबोसोम कौन से, एटीएस टाइप के। और अगर राइबोसोम अटैच है, तो अगर रफ ईआर है तो मतलब वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी। दूसरा कौन सा था, स्मूथ ईआर, जहां पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होंगे, उस सरफेस को बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहां पे जब राइबोसोम ही प्रेजेंट नहीं है, वहां प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती, वहां पे सिंथेसिस होती है लिपिड की। इतना समझ में आ गया। तो यहां पे क्या बना, यहां पे बन गया आपका लिपिड और यहां पे बन गया आपका प्रोटीन। इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, तो यहां पे
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन बना, यहाँ पे लिपिड, ये है आपका प्रोटीन और स्मूथ पे क्या बना, आपका बना लिपिड। ये वेसाइकल्स में के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, मतलब वेसाइकल्स होते हैं सर्कुलर शेप के, उसी में आपके लिपिड और प्रोटीन अरेंज हो गए। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन अरेंज हो गए। अब ये जाएंगे आपके गोल्जी बॉडी के पास। अब ये जाएंगे आपके गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। गोल्जी बॉडी में कुछ नहीं होता, बेसिकली वहां पे सिस्टर्नी होती, लॉन्ग प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको सिस्टर्नी कहा जाता है। और जब सिस्टर्नी कई सारे ग्रुप में होती है, जैसे मान लो वन सिस्टर्नी, देखो एक सिस्टर्नी, दो सिस्टर्नी, तीन सिस्टर्नी, ठीक, तीनों सिस्टर्नी है, लॉन्ग है, प्लेटेड स्ट्रक्चर है, इसी को कंबाइंडली बोल दिया जाता है कि ये है गोल्जी बॉडी। क्या है ये है गोल्जी बॉडी। तो जब ये यहाँ पे अरेंज होके आ गया वेसाइकल्स के फॉर्म में, जब आपके लिपिड और प्रोटीन है यहाँ पे, करेक्ट, अब ये जाएंगे यहाँ पे जाकर के लग जाएंगे एक सरफेस पे। तो जिस सरफेस पे आपके प्रोटीन और लिपिड लगते हैं उस सरफेस को बोला जाता है सिस फेस। सिस या इसी को बोला जाता है फॉर्मिंग फेस या इसी को बोला जाता है कॉन्वेक्स फेस। ठीक है, तो कहां पे जाके लगे, जो आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड और प्रोटीन निकले हैं वेसाइकल्स के फॉर्म में, वो कौन सी सरफेस पे जाके लगे, गोल्जी बॉडी के सिस सरफेस पे। सिस सरफेस पे, सिस सरफेस के साइड है, न्यूक्लियस के साइड आपका सिस सरफेस प्रेजेंट होगा। यहां पे आके लग गए, अब क्या होगा, अब जब ये यहां पे लग गए तो अब ये यहां से गोल्जी बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे। और जब ये गोल्जी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जोड़ने लगता है लिपिड से और प्रोटीन से, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोसाइलेशन। प्रोसेस होता है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, बेसिकली जब भी कार्बोहाइड्रेट को जोड़ा जाएगा प्रोटीन या लिपिड के साथ, प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड के साथ कौन जुड़ गया, कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट आपका जुड़ेगा लिपिड के साथ तो उसको बोला जाता है, अगर आपका कार्बोहाइड्रेट जुड़ा लिपिड के साथ उसको बोला जाता है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। और अगर जुड़ा प्रोटीन के साथ तो उसको बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहां बने, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बने आपके गोल्जी बॉडी के अंदर। अब ये यहां से पास होते जाएंगे इस सरफेस के पास, वो सरफेस जो मेम्ब्रेन के पास है। तो जो सरफेस आपकी मेम्ब्रेन के पास होती है इसको बोला जाता है ट्रांस सरफेस, या इसी को बोला जाता है कॉनकेव सरफेस, या इसी को बोला जाता है मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस, ठीक है, मैच्योरिंग फेस। ठीक है, तो जो यहाँ पे बना ग्लाइकोलिपिड बना, ग्लाइकोप्रोटीन बना, ये यहाँ से पास होते होते यहाँ पे आकर के यहाँ पे आ जाएगा, और या तो यहाँ से ये सेल के बाहर चला जाएगा जिसको सिक्रीशन बोला जाता है, और अगर सेल को जरूरत है तो ये वापस से सेल में चला आता है। क्या क्या समझा आप लोगों ने, यहाँ पे देख लो, देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन से कौन लगा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा रफ ईआर, और अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो उसको बोला जाता है स्मूथ ईआर। ठीक है, अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो राइबोसोम होगा आपका एटीएस टाइप का, और उस टाइम पे हो रही होगी प्रोटीन सिंथेसिस, और अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो उस टाइम पे होगा लिपिड की सिंथेसिस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो लिपिड बन गया आपका एसईआर में और प्रोटीन बन गया आपका आरईआर में। तो अब ये जो लिपिड था और जो प्रोटीन था ये आपके वेसाइकल्स के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के गोल्जी एपरेटस के पास चला जाता है। ठीक है, अब जब ये गोल्जी एपरेटस के पास जाएगा तो उसकी सिस सरफेस से जाके अटैच होगा। सिस सरफेस कौन सी है, जो कि न्यूक्लियस के पास है, उसको बोला जाता है सिस सरफेस। फॉर्मिंग फेज बोल दो या कॉन्वेक्स फेज बोल दो। जब ये इससे जाके अटैच होता है तो इसके बाद ये जाएगा आपका गोल्जी बॉडी के अंदर। जब ये गोल्जी बॉडी के अंदर जाएगा तो वहां पे प्रोसेस चलता है ग्लाइकोसाइलेशन, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है, लेकिन हम लोग एक एनसीईआरटी की लाइन है यहाँ पे, ये देखिए लिखी गई है कि जो यहाँ पे क्या बनता है, ग्लाइकोलिपिड क्या बना, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइको आपका लिपिड बन जाता है गोल्जी बॉडी के अंदर। तो जब ग्लाइकोसाइलेशन होता है तो उसके बाद, ग्लाइकोसाइलेशन मतलब कार्बोहाइड्रेट का जुड़ना लिपिड और प्रोटीन के साथ, तो जब ग्लाइकोसाइलेशन हुआ तो अब ये प्रोटीन और लिपिड ना रह करके अब ये आपके हो गए ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब या तो ये सेल से बाहर चले जाएंगे, कौन सी सरफेस से, ट्रांस सरफेस से, या इसी को कॉनकेव सरफेस बोला जाता है, या इसी को मैच्योरिंग फेज बोला जाता है। अब या तो ये यहाँ से सिक्रीशन के थ्रू सेल के बाहर चले जाएंगे, अदरवाइज ये सेल के अंदर यूज कर लिए जाते हैं। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो ट्रांस फेस है, यहाँ पे कुछ ऐसे वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट हैं। कहाँ पे, ट्रांस सरफेस पे। कौन है, वेसाइकल्स है जिसके अंदर कई सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। इसको क्या बोला जाता है, यही है आपका लाइसोसोम, यही होता है आपका लाइसोसोम। देखो अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन 5 मिनट के बाद आपका हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका
लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम की पैकेजिंग कौन की? लाइसोसोम की पैकेजिंग करता है आपका गोल्जी बॉडी। पैकेजिंग तो गोल्जी बॉडी कर रहा है, लेकिन लाइसोसोम की पैकेजिंग के लिए जो प्रोटीन और लिपिड की जरूरत पड़ी, प्रोटीन लिपिड कहां से आ रहा है? प्रोटीन लिपिड आ रहा है आपका रफ ईआर और स्मूथ ईआर से। तो पैकेजिंग कौन करा रहा है? गोल्जी बॉडी। अगर ये पूछा जाए कि लाइसोसोम की पैकेजिंग कौन कराया है, तो पैकेजिंग में जवाब आएगा गोल्जी बॉडी। बट मटेरियल्स कौन दिया पैकेजिंग के लिए? वो दिया आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी आपस में मिलकर के क्या बना रहे? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? उसके अंदर कई सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कई सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि अभी आप आगे पढ़ोगे, लिपिड का, कार्ब्स का, न्यूक्लिक एसिड का, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। अब हो गया आपका लाइसोसोम, ये हो गया ईआर, ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी। अब देख रहे हो ना कि सबके फंक्शंस आपस में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड हैं। आपका ईआर प्रोटीन और लिपिड बना के किसको दिया? गोल्जी बॉडी को दिया। गोल्जी बॉडी क्या किया? या तो सिक्रेट कर दिया या तो सेल में भेज दिया। गोल्जी बॉडी ने ही किसकी पैकेजिंग कराई? लाइसोसोम की। ठीक है, गोल्जी बॉडी ने लाइसोसोम की पैकेजिंग कराई। अब यहीं पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है आपका वैक्यूल। क्या प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में? आपका वैक्यूल। गोल्जी बॉडी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ईआर का, लाइसोसोम का, कहीं किसी भी ऑर्गेनेल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहां आता है? आपका वैक्यूल के अंदर। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इन सबके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, तो इसको रखा जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आया तो यहां से देख लो। देखो, ये है आपका यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है? आपका यूकैरियोटिक सेल। करेक्ट। यहां पे ये प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियस। ये है आपका न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की इनर सरफेस, ये न्यूक्लियस की आउटर सरफेस। ठीक है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रहा है, ये किस सरफेस से लगा है? आउटर सरफेस से ही तो लगा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे लगा है? आउटर सरफेस से लगा है। अब ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे आपको इस ग्रीन कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं कि कुछ तो ग्रीन कलर का लगा है, उसको बोला जाता है रफ ईआर। क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से इंडोप्लाज्मिक की सरफेस अब स्मूथ ना रह करके रफ हो गई है, अब बोला जाएगा इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम कौन सा प्रेजेंट है? एटीएस टाइप का। और अगर एटीएस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है, अब ये किसकी सिंथेसिस कर रहा होगा? ये सिंथेसिस कर रहा होगा किसकी? प्रोटीन की। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, स्मूथ है वो, ठीक है, यहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस होती है, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन वहीं बनेगा जहां होगा आपका राइबोसोम। तो ये रहा लिपिड येलो कलर का, ये स्काई ब्लू कलर का रहा आपका प्रोटीन। ये वेसिकल्स के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं और गोल्जी बॉडी के पास जाना स्टार्ट कर देते हैं। गोल्जी बॉडी में क्या होता है? कुछ लॉन्ग फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको सिस्टर्नी बोला जाता है। अब यही सिस्टर्नी एक के ऊपर के अरेंज हो जाते हैं और इसी सिस्टर्नी के ग्रुप को बोला जाता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या है? सिस्टर्नी का ग्रुप है। तो जब ये प्रोटीन और लिपिड जाते हैं गोल्जी बॉडी के पास, किस फेस पे जाएंगे? सिस सरफेस पे जाएंगे। उस फेस पे जाएंगे जो फेस आपका न्यूक्लियस के पास होगा। तो इस फेस को बोला जाता है सिस या फॉर्मिंग या कॉन्वेक्स फेस बोला जाता है। अब इसके बाद ये गोल्जी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो जब ये गोल्जी बॉडी के अंदर गए तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट अटैच होने लगता है, जिस प्रोसेस था ग्लाइकोसाइलेशन। अब जब कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जुड़ गया, जुड़ने के बाद ये सिस्टर्नी इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में, तो ये यहाँ से ट्रांसफेज पे आ जाएगा। ट्रांसफेज कौन सा है? ट्रांसफेज को मैच्योरिंग फेज बोला जाता है या कॉन्केव फेज बोला जाता है। ये मेम्ब्रेन के साइड होता है। तो अब ये वेसिकल जो आया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्या प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट है? तो जवाब आएगा नहीं। अब इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है या ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है। अब या तो ये यहाँ से बाहर सिक्रेट कर दिया जाएगा और अदरवाइज सेल को जरूरत है तो यहाँ से ये सेल के अंदर आ जाएगा। कुछ ऐसे वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको लाइसोसोम बोला जाता है। लाइसोसोम बनाता कौन है? पैकेजिंग कौन कराता है? गोल्जी बॉडी ही कराता है। फिर ये रहा आपका वैक्यूल। वैक्यूल हर ऑर्गेनेल का एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आता है आपका वैक्यूल के अंदर। बस इतनी सी बात है आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, ठीक है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। देखो, जहां भी ना समझ में आया ना, आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ दीदी ये वाला पॉइंट था जो कि आप नहीं समझ में आया। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट क्लास लेने से पहले एक बार आपको बात समझा दी जाए। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बस छोटा छोटा यहाँ पढ़ो, डिटेल में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एब्सेंट है तो मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम प्रेजेंट है तो मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, और अगर एब्सेंट है तो मतलब वहां पे लिपिड की सिंथेसिस होगी। गोल्जी बॉडी क्या है? गोल्जी बॉडी साइट है, किसका फॉर्मेशन होता है वहां पे? ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड का। और गोल्जी बॉडी को मिडिल मैन ऑफ द सेल बोला जा रहा है। मिडिल मैन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखो, जो प्रोटीन और लिपिड ईआर से निकले वो यहाँ पे मॉडिफाई करा दिए गए गोल्जी बॉडी, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन
के फॉर्म में, फिर यहाँ से सिक्रीट कर दिए गए, तो मतलब ये बीच का काम किया, कुछ आया इसके पास, इसने उसको मॉडिफाई किया, खुद नहीं बनाया है, बस उसने उसको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके वापस से सेल के बाहर भेज दिया है। तो मिडिल मैन के काम किया, मिडिल मैन के जैसा, इसलिए गोल्जी बॉडी को बोला जाता है कि मिडिल मैन ऑफ द सेल। लाइसोसोम क्या है? मटेरियल फॉर्म्ड होता है ईआर के द्वारा और पैकेड होता है, जो भी पैकेजिंग होती है आपकी लाइसोसोम की वो होती है आपकी गोल्जी बॉडी के थ्रू। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल आपका वेस्ट मटेरियल कंटेन करता है। हर एक ऑर्गेनेल का, हर सेल का वेस्ट मटेरियल कहाँ कंटेन होता है? आपका वैक्यूल के अंदर। ये थी सारी बात आपकी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। अब बात आएगा, हम लोग एक एक ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस से आपको ये क्या दिख रहा है? ये इस तरीके के कुछ रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना। यही जो टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, इसी को बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इसी को बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो, ठीक है। ये बाहर वाला जो पोर्शन है, ये है आपका साइटोप्लाज्म, करेक्ट। तो देखो, जो इंडोप्लाज्मिक के अंदर वाला पोर्शन है, जो यहाँ का पोर्शन है, यहाँ का पोर्शन है, यहाँ का पोर्शन है, इसको बोला जाता है, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है आपका ईआर। एक तो जो साइटोप्लाज्म के साइड है, ये वाला, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है ल्यूमिनल। ल्यूमिनल मतलब ईआर के अंदर, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब बाहर, बाहर मतलब साइटोप्लाज्म के साइड। देखो, ये रहा अंदर वाला ल्यूमिनल और जो बाहर है वो रहा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, करेक्ट। देखो, ये जो सरफेस पे दिख रहा है ना, सरफेस पे, ये होता है आपका राइबोसोम प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको राइबोसोम नहीं दिख रहा है। मतलब ये जहां राइबोसोम एब्सेंट है वो होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है वो होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या लिखा गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेसेस में, दो कंपार्टमेंट में, एक होता है ल्यूमिनल, एक होता है आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल कौन सा है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला पार्ट। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कौन सा है? साइटोप्लाज्म के साइड वाला पार्ट, ठीक है। अगर कंपोनेंट की बात की जाए कि ईआर किससे किससे मिलकर बना होता है, तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। देखो, सिस्टर्नी कैसा है? यही आपका सिस्टर्नी है, ठीक है, यही आपका सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी कैसा होता है? लॉन्ग है, फ्लैटेंड है, अनब्रांच्ड है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ये देखो, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो बना रहा है। ये कौन है? ये कौन बना रहा है? इसी के ऊपर तो राइबोसोम प्रेजेंट है, तो कौन बनाया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है आपका सिस्टर्नी। अब देखो, ये क्या दिख रहा है? ट्यूब्यूल की तरह दिख रहा है ना, ये जो ट्यूब्यूल्स की तरह दिख रहा है, ये क्या है? ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि जो ट्यूब्यूल्स होता है वो आपका बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, ट्यूब्यूल्स कैसे हैं? इरेगुलर है, ऑफन ब्रांच्ड है, कभी कभी ब्रांच्ड होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। क्या बना रहे हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वेसिकल्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ओवल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसी के ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को वेसिकल्स बोला जाता है। वेसिकल्स वही जिसमें आपके प्रोटीन और लिपिड आकर के अरेंज होंगे, फिर वहां से वो गोल्जी बॉडी की तरफ जाते हैं। इतना समझ में आ गया? तीन कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से? ईआर के सिस्टर्नी था, ट्यूब्यूल्स था, वेसिकल्स था। सिस्टर्नी किसको बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ट्यूब्यूल्स किसको बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, करेक्ट। अब इसके बाद बात आएगी रफ ईआर की और स्मूथ ईआर की, ठीक है। रफ ईआर क्या है? जहां राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम कौन से? एटीएस। स्मूथ ईआर कौन सा है? जहां पे राइबोसोम आपका एब्सेंट है। कंपोनेंट क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मेनली कौन बनाता है? सिस्टर्नी। और सिमिलरली आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कौन बनाता है? ट्यूब्यूल्स। फंक्शंस, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है और सिक्रीशन करता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम तो एब्सेंट है वहां पे। जब राइबोसोम एब्सेंट है तो वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस ना होकर वहां पे होती है लिपिड की सिंथेसिस और साथ ही साथ स्टेरॉइड हार्मोन की भी सिंथेसिस होती है, जो कि एनिमल्स में होता है, ठीक है। क्या क्या हो रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या हो रहा है? सिक्रीशन हो रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या हो रहा है? लिपिड की सिंथेसिस हो रही है और साथ ही साथ स्टेरॉइडल हार्मोन की भी सिंथेसिस हो रही है यहां से। इसके बाद आपने एक नाम सुना होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां सुना होगा? मसल वाले चैप्टर में। नहीं भी सुना है तो आप आगे सुनोगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ और नहीं होता, इसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखो, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए किसका मॉडिफिकेशन है, सिंपल ईआर दिया है तो ईआर टिक कर दो। बट अगर स्पेसिफाई किया गया है कि एसईआर का है, आरईआर का है, तो आपको बताना पड़ेगा कि स्मूथ का मॉडिफिकेशन होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम
और ये कहाँ होता है, स्केलेटल मसल में होगा और कार्डियक मसल में होता है। कैल्शियम स्टोर करता है और कैल्शियम स्टोर करने की वजह से जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना स्केलेटल मसल में, वो कैल्शियम स्टोर होने की वजह से ही होता है। कैल्शियम स्टोर होता है जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके कार्डियक मसल में और स्केलेटल मसल में। क्या स्टोर करती है, कैल्शियम आयन। फंक्शन क्या है, फंक्शन की अगर बात करोगे तो फंक्शन होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका ऑर्गेनेल आता है वो है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट ऑर्गेनेल कौन सा है आपका, वो है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो पहली बार ऑब्जर्व किया गया और जो नेम गिवन बाय कैमिलो गोल्जी और ईयर था 1898। पहली बार जो गोल्जी बॉडी देखी गई थी वो देखी गई थी कैमिलो गोल्जी ने उसको देखा था, ईयर था 1898 और नेम भी इन्होंने दिया, किसने, कैमिलो गोल्जी। कोई कंफ्यूजन नहीं होता क्योंकि नाम से ही मैच करते, क्या, कैमिलो गोल्जी। ये जो आपको दिख रहा है ना इस तरीके का, ठीक है, ये क्या है, यही तो था सिस्टर्नी, यही तो सिस्टर्नी था ना, सिस्टर्नी का जो ग्रुप था, ग्रुप मिल करके उसी को गोल्जी बॉडी बोला गया था। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ही डिक्टियोसोम बोला जाता है। अगर प्लांट्स की बात करोगे ना तो प्लांट्स में कभी भी आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं सुनोगे, वहां पे हमेशा डिक्टियोसोम बोला जाता है। प्लांट्स में हमेशा डिक्टियोसोम बोला जाता है, गोल्जी बॉडी नहीं बोला जाता है। कंपोनेंट की अगर बात करो तो सेम कंपोनेंट्स होंगे, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। जो सिस्टर्नी है लॉन्ग है, फ्लेटेंड है, अनब्रांच्ड है। ठीक है, डायमीटर होता है 0.5 टू 1 म्यूएम। 0.5 टू 1 म्यूएम किसका डायमीटर है, सिस्टर्नी का डायमीटर है, यही सिस्टर्नी है। देखो यहाँ पे आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। ठीक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स के फॉर्म में प्रोटीन और लिपिड निकलते हैं, यहाँ से इसके सिस फेस में, ये इसका सिस फेस है, सिस फेस में आएंगे, फिर यहाँ से ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनेगा, ये इंटरकनेक्टेड होता है, यहाँ से जाता है, फिर ये वेसिकल्स के फॉर्म में अरेंज होता है, यहाँ से या तो सेल के बाहर सिक्रीट कर दिया जाता है या तो सेल के अंदर यूज में ले लिया जाता है। आप समझ में आया, ये सिस फेस है, ये ट्रांसफेस है, यही होता है। तो कंपोनेंट कौन कौन है, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी का डायमीटर कितना है 0.5 टू 1 म्यूएम। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, और सिस्टर्नी की बात और की गई है कि अलग अलग गोल्जी बॉडी में आपको सिस्टर्नी का नंबर अलग अलग देखने को मिलता है। जो सिस और ट्रांसफेस है इंटायरली डिफरेंट होते हैं बट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड होगा तभी तो यहाँ से कोई चीज पास करनी होगी सिस फेस से, तभी तो ट्रांसफेस पे जाएगी, जब वो इंटरकनेक्टेड होगी तभी जा पाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो सिस और ट्रांसफेस है वो डिफरेंट होते हैं इंटायरली लेकिन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ट्यूब्यूल्स की अगर बात की जाए तो ट्यूब्यूल्स कुछ इस तरीके का होता है, जैसे मान लो ये है आपका सिस्टर्नी, पता नहीं क्या बन गया, ठीक है, ये आपका सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी पे कुछ इस तरीके का ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा आपका, ये होता है आपका सिस्टर्नी। ठीक है, ये है आपका, एक मिनट, ये है आपका ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना ये इरेगुलर स्ट्रक्चर, यही होता है आपका ट्यूब्यूल्स। अब इसी ट्यूब्यूल के ऊपर इस तरीके से वेसिकल्स अरेंज्ड होते हैं, ओवल शेप, मेम्ब्रेन बाउंड ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, इसी को बोला जाता है क्या, वेसिकल्स। तो क्या क्या है, सिस्टर्नी है और ट्यूब्यूल्स हैं और वेसिकल्स हैं। ये सिस्टर्नी है, ये ट्यूब्यूल्स है और इसी के ऊपर इस तरीके से आपके वेसिकल्स लगे हुए होते हैं। ये पूरी बात है आपकी गोल्जी बॉडी की। अगर फंक्शन की बात की जाए तो सबसे पहला फंक्शन होता है सेल सिक्रेशन में, मतलब ईआर से आपका प्रोटीन लिपिड आता है और क्या ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस के थ्रू चेंज हो जाता है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन में, उसके बाद ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन सेल के बाहर सिक्रेट कर दिया जाता है। तो देखो गोल्जी बॉडी मटेरियल रिसीव करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस फेस के थ्रू। ठीक है, सिस फेस के थ्रू, जैसे ये गोल्जी बॉडी है, ठीक है, ये सिस फेस है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां से मटेरियल आएगा इस फेस पे जाएगा, ये ट्रांसफेस है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी मटेरियल रिसीव करता है ईआर से सिस फेस के थ्रू, उसके बाद जो वही प्रोटीन और लिपिड आएगा, प्रोटीन और लिपिड ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस के थ्रू मॉडिफाई कर दिया जाता है और क्या बन जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड या तो बाहर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं या तो इंट्रासेलुलर टारगेट्स के पास भेज दिए जाते हैं। सिंपल सी बात है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका प्रोटीन और लिपिड आएगा, सिस फेस के थ्रू आएगा, वो वहां से गोल्जी बॉडी के पास जाएगा, गोल्जी बॉडी में ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, उसके बाद वो ट्रांसफेस के पास जाएगा, ट्रांसफेस के बाद या तो वो सेल के बाहर भेज दिया जाएगा या तो इंट्रासेलुलर टारगेट्स के पास भेज दिया जाता है। इतनी सी बात थी आपकी गोल्जी बॉडी के अंदर। अब अगर बात की जाएगी, एक दो फंक्शंस और है लाइसोसोम में। लाइसोसोम में हम लोगों ने क्या देखा था, जो आपका सिस्टर्नी था, यहाँ पे आपके लाइसोसोम, वेसिकल्स में आपके बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट थे, इसी को लाइसोसोम बोला गया था। तो जो लाइसोसोम है उसकी पैकेजिंग कौन किया था, पैकेजिंग किया था
गोल्जी बॉडी, लेकिन पैकेजिंग के लिए जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया था वो किया था आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लाइसोसोम की अगर बात की जाए तो कलेक्टिंग जो फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी का, उसके बाद ही आपका लाइसोसोम बनता है। तो अगर फंक्शन में आएगा बात, तो फंक्शन में एक ये भी है कि फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम में भी आपका गोल्जी बॉडी हेल्प करता है। नेक्स्ट है सेल वॉल मटेरियल में। सेल वॉल में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन की। तो जो हेमीसेलुलोज और पेक्टिन होता है वो गोल्जी बॉडी से ही फॉर्म होता है। नेक्स्ट आएगा सेल प्लेट फॉर्मेशन। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर करेंगे सेल डिवीजन का, उसमें हम लोग प्रोसेस देखते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो प्लांट का देखते हैं हम लोग, उस प्लांट के साइटोकाइनेसिस में हम लोग देखते हैं कि जब सेल प्लेट बनती है, इस तरीके की एक सेल रहती है, तो जब बीच में सेल प्लेट बनती है, इसके बाद दो अलग अलग सेल्स बन जाती हैं। तो वो जो सेल प्लेट बनी, ये सेल प्लेट बनाने में गोल्जी बॉडी हेल्प करता है। इसके बाद आता है कि एक्रोसोम के फॉर्मेशन में जो स्पर्म का हेड होता है, इस हेड के फॉर्मेशन में भी आपका गोल्जी बॉडी हेल्प करता है। तो कौन कौन से 4 रोल थे, पहला है सेल के सिक्रीशन में, दूसरा है लाइसोसोम के फॉर्मेशन में, तीसरा है सेल वॉल के बनने में, फिर सेल प्लेट के फॉर्मेशन में, फिर जो एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है उसमें भी आपका गोल्जी बॉडी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल आएगा वो है आपका लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। तो देखो जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम कैसा होता है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है। हम लोगों ने क्या बोला था, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन नहीं बोला था, ये तो मैंने अभी बोला। लाइसोसोम क्या था, लाइसोसोम में कई सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट थे। ये लाइसोसोम ही तो है। लाइसोसोम में कई, ये मैंने जो अलग अलग कलर से दिखाया है इसलिए कि इसमें कई सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कई सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब हाइड्रोलिटिक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये वाटर के प्रेजेंस में मटेरियल्स का ब्रेकडाउन कर रहा है, इसलिए बोला जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है ना, ये एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, एसिडिक पीएच पे एक्टिव रहेंगे। मतलब पीएच अगर 5 है तभी ये काम करेंगे। तो एसिडिक पीएच होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के लिए। तो लाइसोसोम कैसा है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। अभी तक हम लोगों ने एक भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं देखा है एक्सेप्ट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो एक भी डबल मेम्ब्रेन हम लोगों ने ऑर्गेनेल नहीं देखा है। तो लाइसोसोम कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। कई सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, न्यूक्लियस। प्रोटीएज किसको ब्रेक करेगा, प्रोटीन को। लाइपेज किसको करेगा, लिपिड को। कार्बोहाइड्रेट किसको करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। न्यूक्लियस किसको करेगा, न्यूक्लिक एसिड को, यानी कि डीएनए को करेगा, आरएनए को करेगा। देखो ये है आपका सेल, ये है इसमें आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम का पीएच 5 पे काम करेगा, एसिडिक पीएच पे काम करता है। और बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन को ब्रेक करेंगे, लिपिड को करेंगे, कार्ब्स को करेंगे और न्यूक्लिक एसिड को करेंगे। एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे। सारे यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन आरबीसी में नहीं प्रेजेंट होता है और लार्जेस्ट साइज होती है डब्ल्यूबीसी में। देखो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन 1-2 लाइन तो आप आउट ऑफ एनसीईआरटी याद रख सकते हो। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में अगर एब्सेंट है तो बात ये आएगी वहां पे डाइजेशन कौन कर रहा होगा। तो जब वहां पे ये एब्सेंट है लाइसोसोम, तो वहां पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है। जैसे मान लो ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो बीच का स्पेस है इसी को बोला जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और यही जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है यही वही काम करेगा जो आपका लाइसोसोम करता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, आपका पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। इतनी सी बात थी आपके लाइसोसोम में। इसके बाद लाइसोसोम में आप एक शब्द हमेशा से सुने होंगे कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो ये कोई सेल है, सेल में अंदर लाइसोसोम था। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन जो रहती है ये हट जाती है, ब्रेक हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जब लाइसोसोम की मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी तो ये जो एंजाइम्स अंदर प्रेजेंट थे ये पूरे सेल्स में फैल जाते हैं और सेल में फैलने के बाद सेल को ही खत्म कर देंगे, सेल को ही खत्म कर देते हैं और लाइसोसोम को तो खत्म ही कर देंगे। इसीलिए बोला जाता है कि लाइसोसोम क्या कराते हैं, सेलुलर डाइजेशन भी करा देते हैं और उसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो आंसर आएगा आपका लाइसोसोम। ये थी बात आपकी लाइसोसोम की। नेक्स्ट बात की जाएगी, देखो आपकी बुक में बहुत 2 ही लाइन दी गई है, ये देखो, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, फॉर्म्ड बाय द, जब पैकेजिंग होती है गोल्जी अपरेटस की तब इनको फॉर्मेशन होता है। आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल हैव बीन फाउंड इन वेरी रिच एनॉमलीज। हर तरीके का हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, ठीक है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होता है। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल फॉर डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने सिर्फ इतना लिखा गया एनसीईआरटी में कि सिंगल मेम्ब्रेन होती है
और गोल्जी बॉडी के पैकेजिंग से फॉर्मेशन होता है, एसिडिक पीएच पे काम करता है और बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियस, प्रोटीएज, लाइपेज, यही सारी चीजें। और उसी तरीके से प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते, सिर्फ इतना सा लिखा गया। इसके बाद आता है आपका लास्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ऑर्गेनेल, वो है आपका वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होगा। वैक्यूल कहां प्रेजेंट है? वैक्यूल प्रेजेंट होता है आपका प्लांट्स में। हाँ, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोला गया? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल, जैसे ये मान लो सेल है प्लांट के, इसमें जो सबसे बड़ा स्पेस है ये होता है आपका वैक्यूल। तो वैक्यूल जो प्लांट सेल होती है उसका अप टू 90% पोर्शन सिर्फ आपका वैक्यूल ले लेता है। अप टू 90% क्यों लिखा गया है? 40% भी ले सकता है, 60% भी ले सकता है, 80% भी ले सकता है, बट 90% तक आपका वैक्यूल हो सकता है। किसमें? प्लांट सेल में। परमानेंट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बट जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उसमें या तो एब्सेंट होगा या तो बहुत छोटी साइज में प्रेजेंट होता है। जैसे आपका एनिमल सेल है ना, एनिमल सेल में बोला जाता है कि वैक्यूल एब्सेंट होता है, बट दैट इज नॉट करेक्ट सेंटेंस। एनिमल साइज में वैक्यूल जनरली आपके एब्सेंट होते हैं, बट कभी कभी प्रेजेंट होते हैं बहुत छोटी साइज में। बट वो आप छोड़ दो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। फिर इतना समझो कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में एब्सेंट है। प्लांट में भी किसमें? परमानेंट सेल में प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल में या तो एब्सेंट होंगे या तो बहुत छोटी साइज के होंगे। जैसे मान लो ये है आपका सेल वॉल, ठीक है, ये आपका सेल वॉल, ये आपका सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर आपका प्रेजेंट है वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल में क्या क्या होगा? वैक्यूल में आपका वाटर होगा, सबसे ज्यादा वाटर ही होगा। वेस्ट प्रोडक्ट होगा, इसी को सेल सैप बोला जाता है। पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं आपके वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स में जब इसके बाद हम लोग प्लास्टिड पढ़ेंगे, ठीक है, प्लास्टिड पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि पेटल को कलर देने का काम किया जा रहा है, फ्रूट को कलर देने का काम किया जा रहा है। तो जो पेटल का काम देने का काम होता है ना, कलर देने का काम होता है, वो वैक्यूल ही कर देता है। वैक्यूल ही कर देता है। तो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं आपके वैक्यूल में। वाटर सॉल्युबल प्रेजेंट होंगे। वाटर सॉल्युबल क्यों बोल दिया गया भाई? जब आधे से ज्यादा, इसमें 90% वाटर है, जब सबसे ज्यादा वैक्यूल में आपका वाटर प्रेजेंट है तो वाटर सॉल्युबल ही होना पड़ेगा ना। तो एंथोसाइनिन, एंथोक्लोर, ठीक है, एंथोसाइनिन, एंथोक्लोर, ये दोनों आपके पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं कहां पे? वैक्यूल में। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट के नाम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में कि वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कौन सा था। आई थिंक ऑप्शन में एंथोसाइनिन ही दिया गया था। आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। देखो, आयंस आपके साइटोप्लाज्म में भी है, आयंस आपके वैक्यूल में भी है। वैक्यूल में हायर कंसंट्रेशन में होंगे आयंस और साइटोप्लाज्म में लोअर कंसंट्रेशन में। तो जब मान लो कभी यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ भेजना होगा, लोअर टू हायर जाता है तो कैसा जाता है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा ना। जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर जा रही है तो इसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाती है। मान लो वैक्यूल में पानी ज्यादा हो गया तो इसको बाहर निकालना है, आयन बाहर निकालना है। ये सारा काम, आदान प्रदान का काम, लेना देना चलता रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि ऑस्मो रेगुलेशन में भी आपका वैक्यूल हेल्प करता है। वैक्यूल क्या यहाँ बोला गया? ऑस्मो रेगुलेशन में भी आपका वैक्यूल हेल्प करता है। हम लोग दो वैक्यूल सुने होंगे, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सुने होंगे और एक फूड वैक्यूल सुने होंगे। देखो, जैसे मान लो ये है आपका अमीबा, ये आपका इरेगुलर शेप का क्या होता है? अमीबा होता है। ठीक है, अमीबा में बीच में एक सेल होती है जिसको, एक वैक्यूल होता है जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब मान लो यहाँ इसको पानी की जरूरत है, ठीक है, ये सराउंडिंग से पानी ले लेगा। मान लो पानी एक्सेस में हो गया तो पानी को बाहर भेज देगा और यही काम ये करता रहता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अगर जरूरत है पानी ले रहा है, जरूरत नहीं है तो पानी को निकाल दे रहा है। तो इस हिसाब से इसको बोला जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, इसीलिए इसको बोला गया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल है अमीबा। अब मान लो इसी अमीबा के पास यहाँ पे फूड आ गया, इसी अमीबा के पास बाहर फूड पार्टिकल आ गया कोई। अब जब ये फूड आ गया, फूड इसके अंदर जाएगा, ठीक है, ये फूड था, फूड पार्टिकल था, ठीक है। अब ये फूड पार्टिकल इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब ये है फूड वैक्यूल, करेक्ट। एक मिनट। तो अमीबा में ही, प्रोटिस्ट में ही कई सारे फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कई सारे फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो देखो हम लोगों ने क्या देखा, अमीबा में, प्रोटिस्ट में, सॉरी, अमीबा में क्या था? अमीबा में आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी है और प्रोटिस्टा में क्या है? आपका फूड वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या है? वैक्यूल देखो, अगर प्लांट्स की बात की जाएगी तो प्लांट में सेल सैप होता है और अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है और प्रोटिस्टा में आपके फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की आज बात खत्म कर ली। अगर आप यहाँ से भी पढ़ना चाहो तो देख लो। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेनस बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। देखो, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल में क्या क्या होगा? वाटर होगा, सैप होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा और जो भी सेल के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स नहीं है वो सारे आपके वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है ना, वो सारे आपके वैक्यूल्स में प्रेजेंट है, करेक्ट। तो इसके बाद बात आएगी द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है। और जो वैक्यूल होता है वो अप टू 90% स्पेस कवर कर लेता है, किसका, प्लांट सेल का। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, जो टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैंने बोला था ना वैक्यूल के अंदर आयंस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में भी आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं। जब साइटोप्लाज्म से आयन आपका वैक्यूल में जाता है तो जब ट्रांसफर होता है, जो ट्रांसफर को फैसिलिटेट करता है टोनोप्लास्ट, वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है इनटू द वैक्यूल, हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल। देखो जब यहां से आपका, कहां गया वैक्यूल, जब यहां से आपका कंसंट्रेशन जब यहां से आपके आयंस अंदर जाते जाएंगे तभी तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हायर हुई। जब साइटोप्लाज्म के आयन अंदर जाएंगे वैक्यूल के, तो साइटोप्लाज्म में आयन अपने आप कम हो जाएंगे और वैक्यूल में हमेशा आयन के नंबर ज्यादा ही रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जो आयंस होते हैं उनका जो कंसंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में वैक्यूल्स में ज्यादा होता है। अगर अमीबा की बात की जाए तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं प्रोटिस्ट में जिसमें फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। फूड वैक्यूल बना कैसे, फूड पार्टिकल को एंगल्फ करके। फूड पार्टिकल को जब मैंने बोला था यहाँ फूड पार्टिकल है, ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे फूड वैक्यूल बनता है। फूड पार्टिकल को एंगल्फ करने पे ही यहाँ पे फूड वैक्यूल बनता है। एग्जाम्पल क्या है, प्रोटिस्ट है। बहुत सारे प्रोटिस्ट में आपको फूड वैक्यूल देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने आज पूरी क्लास में क्या क्या देखा है, हम लोगों ने देखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, ये चारों चीजें हम लोगों ने आज देख ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अदरवाइज कोई भी डाउट है आपका पढ़ाई से रिलेटेड, कोई भी अगर आपका डाउट है आप कॉमेंट सेक्शन में भी जाके बता सकते हो कि आपका ये वाला डाउट है। ठीक है, बाकी इसके नेक्स्ट वाला वीडियो आपको इसी वीक के अंदर, आज मंडे है, इस वीक के अंदर आपका सेल और सेल डिवीजन दोनों चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। एनसीईआरटी से भी खत्म कर देंगे और नोट्स के साथ भी खत्म कर दिया जाएगा। बाकी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से खाना पीना खाते रहो, अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, क्योंकि आप हो तो एग्जाम है, एग्जाम से आप नहीं हो, आपसे एग्जाम है। ओके, चलो ठीक है।